वृद्धि बनाम विकास। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्रोत इनके बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींचते हैं। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक वृद्धि यानी ग्रोथ वो पूरी तरह से शारीरिक और मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब जिसे मापा जा सके। बिल्कुल, यानी जिसे आप माप सकते हैं, लंबाई, वजन, आकार। और सबसे बड़ी बात, ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। अच्छा, जैसे 18-19 साल के बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती। सही है। और विकास विकास इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। दोनों है। हाँ, यानी इसमें शारीरिक वृद्धि तो शामिल है ही, साथ में समझदारी, कौशल, सामाजिक व्यवहार जैसे गुण भी आते हैं, जिन्हें आप सीधे सीधे माप नहीं सकते। और ये जीवन भर चलता है। बिल्कुल, ये जीवन भर चलता है। आप 70 साल की उम्र में भी कोई नया कौशल सीखकर या नया नजरिया अपनाकर अपना विकास कर सकते हैं। इसे और साफ करने के लिए हमारे स्रोत इन दोनों की तुलना 3 पैमानों पर करते हैं: दायरा, लक्ष्य और माप। बिल्कुल, दायरे के हिसाब से देखें तो वृद्धि विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। एक सबसेट। हाँ, एक सबसेट। मतलब विकास एक पूरा महासागर है, तो वृद्धि उसमें एक लहर की तरह है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो वृद्धि का लक्ष्य शरीर है, जबकि विकास का लक्ष्य पूरे व्यक्तित्व को निखारना है। और माप का तो अंतर साफ है ही। हाँ, वो तो है ही। वृद्धि को आप इंच या किलो में मापते हैं, जबकि विकास को आप व्यक्ति के व्यवहार और उसकी काबिलियत में देखते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या और कब तक समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। विकास के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये वही वूम टू टोम वाली बात को और पुख्ता करता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विकास चलता रहता है, बल्कि ये भी है कि ये हमेशा एक दिशा में, यानी सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। बच्चा पहले एक शब्द बोलना सीखता है, फिर छोटे वाक्य और फिर जटिल बातचीत। ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, भले ही रफ्तार कम या ज्यादा हो जाए। तो विकास लगातार तो चलता है, लेकिन क्या ये किसी भी दिशा में बेतरतीब ढंग से चलता है, या इसका भी कोई तय रास्ता, कोई क्रम होता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जी, विकास बेतरतीब बिल्कुल नहीं है। ये एक निश्चित और सार्वभौमिक पैटर्न का पालन करता है। सार्वभौमिक मतलब? सार्वभौमिक का मतलब है कि ये दुनिया के हर बच्चे में, चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति का हो, एक ही क्रम में होता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? स्रोत में 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला है मोटर सीक्वेंस। अच्छा। हर बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घिसटकर चलना, फिर खड़ा होना और फिर दौड़ना। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई बच्चा दौड़ने के बाद बैठना सीख रहा हो। सही बात है। दूसरा उदाहरण है भाषा का क्रम, जिसे LSW कहते हैं। LSRW। हाँ, सुनना, स्पीक, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। राइट। ये क्रम भी पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहता है। ये तो कमाल है। सिर्फ क्या विकसित होगा इसका ही क्रम नहीं है, बल्कि शरीर में कहाँ विकसित होगा इसकी भी एक दिशा तय है। मैं सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। हाँ, विकास की दिशा। सिफेलोकॉर्डल का सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। बिल्कुल, यानी विकास हमेशा सिर से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे धड़ और फिर पैरों की तरफ बढ़ता है। हमारा कमांड सेंटर यानी हमारा दिमाग सबसे पहले नियंत्रण हासिल करता है। इसीलिए बच्चा पहले गर्दन संभालता है। हाँ, यही वजह है कि एक नवजात बच्चा किसी चीज को पकड़ने या चलने की कोशिश करने से बहुत पहले अपनी गर्दन संभालना और सिर को नियंत्रित करना सीखता है। और दूसरी दिशा भी है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो केंद्र से बाहर की ओर होती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि विकास शरीर के केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी के पास से शुरू होकर बाहर की ओर यानी हाथों और उंगलियों की तरफ बढ़ता है। अच्छा। इसीलिए बच्चा पहले अपनी पूरी बाह से किसी चीज को धकेलना सीखता है और उसके बहुत बाद में अपनी उंगलियों से किसी छोटी चीज को सटीकता से पकड़ना सीखता है। तो पहले कंधा, फिर हाथ, फिर उंगलियां। हाँ, पहले रीढ़ की हड्डी, फिर कंधे, फिर कोहनी, कलाई और आखिर में उंगलियों पर नियंत्रण आता है। ठीक है, तो पैटर्न और दिशा तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हर माता पिता को परेशान करता है। अगर पैटर्न एक है तो क्यों कुछ बच्चे 9 महीने में चलने लगते हैं और कुछ 15 महीने में? यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्रोत साफ कहते हैं, पैटर्न इज सेम बट रेट इज डिफरेंट। पैटर्न समान है
पर रफ्तार अलग। जी, क्रम तो समान है लेकिन रफ्तार हर बच्चे की अपनी होती है। हर बच्चा अद्वितीय है। तो तुलना करना गलत है? बिल्कुल। बच्चों की आपस में तुलना करना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके विकास के लिए हानिकारक भी हो सकता है। एक बच्चा 9 महीने में चल रहा है और दूसरा 15 महीने में, ये दोनों ही पूरी तरह से सामान्य है। ये जानना माता पिता के लिए बहुत राहत की बात होगी। चलिए अब विकास के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। स्रोत इन्हें 5 डोमेन में बांटते हैं। हाँ, विकास के 5 मुख्य क्षेत्र हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मॉरल, PCSEM। जी, ये पांचों मिलके एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शारीरिक विकास से शुरू करते हैं। इसमें भी 2 तरह के कौशल बताए गए हैं, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। ये क्या है? इसे एक बहुत अच्छी उपमा से समझ सकते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स एक बड़े हथौड़े की तरह हैं। हथौड़े की तरह? हाँ, जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे हाथ पैर की मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सब इसी में आते हैं। अच्छा। वहीं फाइन मोटर स्किल्स एक सर्जन के चाकू मतलब स्कैल्पेल की तरह हैं, जिनमें बहुत सटीकता और छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण चाहिए होता है, खासकर उंगलियों का। हाँ, उंगलियों और कलाई का, जैसे लिखना, बटन लगाना या सुई में धागा डालना। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया पर। मेरा मतलब संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास से है। ये दोनों पहलू एक बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे आकार देते हैं? संज्ञानात्मक विकास बच्चे की अंदर की दुनिया है, इनर वर्ल्ड। हाँ, इसमें उसकी सोच, तर्क करने की क्षमता, याददाश्त और भाषा का विकास शामिल है। ये उसका, कह सकते हैं, मानसिक प्रोसेसर है। और सामाजिक विकास? सामाजिक विकास उसकी बाहर की दुनिया से जुड़ा है। इसमें वो समाज के नियम सीखता है, दोस्त बनाता है, दूसरों के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। और बाकी 2 क्षेत्र, भावनात्मक और नैतिक, वो इस अंदर और बाहर की दुनिया को संभालने में कैसे मदद करते हैं? भावनात्मक विकास का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना। ये एक तरह का इमोशनल इंटेलिजेंस है। सही है। और नैतिक विकास सही और गलत की समझ पैदा करता है। ईमानदारी, न्याय, सहानुभूति जैसे मूल्य यहीं से आते हैं। तो ये एक तरह का आंतरिक कंपास है? हाँ, बिल्कुल। एक आंतरिक कंपास जो व्यक्ति को सामाजिक दुनिया में सही रास्ता दिखाता है। तो क्या ये 5 क्षेत्र अलग अलग काम करते हैं या ये आपस में जुड़े हुए हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सभी क्षेत्र गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इंटररिलेटेड हैं। अच्छा। ये अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। जैसे अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है तो उसका असर उसकी मानसिक स्थिति और सीखने की क्षमता पर पड़ेगा। जाहिर है। इसी तरह जो बच्चा भावनात्मक रूप से स्थिर है वो बेहतर दोस्त बना पाएगा, यानी उसका सामाजिक कौशल भी अच्छा होगा। एक में होने वाला विकास दूसरे को सहारा देता है और एक में आने वाली समस्या दूसरे को प्रभावित करती है। अब उस सबसे बड़ी बहस पर आते हैं जो सदियों से चली आ रही है, वंशानुक्रम बनाम वातावरण। नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ, नेचर वर्सेस नर्चर। विकास में किसका हाथ ज्यादा है? स्रोत इस बहस को बहुत खूबसूरती से सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि ये बनाम का सवाल ही नहीं है, ये और का सवाल है। अच्छा। वंशानुक्रम यानी नेचर वो ब्लूप्रिंट है जो हमें जन्म से मिलता है। हमारी आंखों का रंग, हमारी संभावित लंबाई, कुछ हद तक हमारा स्वभाव, ये सब इसमें शामिल है। ये हमारी संभावना है। और वातावरण? वातावरण यानी नर्चर वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी होती है। इसमें हमारा पोषण, शिक्षा, परिवार, संस्कृति, हमारे अनुभव सब कुछ आ जाता है। ये तय करता है कि हमारी जन्मजात संभावना कितनी हकीकत में बदल पाएगी। और स्रोत में एक फॉर्मूला भी दिया है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। यहाँ गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन का निशान बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। ये जोड़ का निशान नहीं है, गुणा का है। इसका मतलब है कि ये दोनों कारक एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते या घटाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए किसी बच्चे में महान संगीतकार बनने की आनुवंशिक क्षमता है, मतलब हेरिडिटी है। ठीक है। लेकिन उसे कभी कोई वाद्य यंत्र या संगीत की शिक्षा यानी एनवायरनमेंट ही न मिले तो उसकी क्षमता शून्य हो जाएगी। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर नतीजा 0 ही आता है। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। वाह, ये तो पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने जैसा है।
ऐसा ही एक और जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है परिपक्वता और अधिगम का, यानी मैच्योरिटी और लर्निंग। हाँ, ये भी नेचर और नर्चर जैसा ही है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी एक तरह से नेचर का हिस्सा है। ये वो जैविक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ अपने आप होती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। जैसे दांत निकलना या आवाज का बदलना। स्रोत इसे पटरियां बिछाने जैसा कहते हैं। और अधिगम यानी लर्निंग उस पटरी पर चलने वाली ट्रेन है। बिल्कुल, अधिगम यानी सीखना अभ्यास और अनुभव से आता है। ये नर्चर का हिस्सा है। साइकिल चलाना, पढ़ना लिखना, ये सब अधिगम है। और मूल विचार ये है कि आप ट्रेन यानी लर्निंग तब तक नहीं चला सकते जब तक पटरियां यानी मैच्योरेशन बिछ न जाएं। अच्छा। आप 1 साल के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियां और संतुलन अभी उसके लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। सीखने के लिए सही समय पर सही जैविक तैयारी का होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर जब हम विकास को देखते हैं तो ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये वंशानुक्रम के दिए ब्लूप्रिंट और वातावरण की मिली परवरिश की एक मिलीजुली कहानी है। सही। जिसे परिपक्वता और सीखना मिलकर आगे बढ़ाते हैं। और इस पूरी जटिल प्रक्रिया का लक्ष्य बस एक ही है, एक सक्षम और संपूर्ण इंसान का निर्माण। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया। ये एक बहुआयामी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां हर पहलू दूसरे से जुड़ा है और महत्वपूर्ण है। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या? हमने विकास के सार्वभौमिक सिद्धांतों और क्रमों की बात की, जो सदियों से मानव प्रजाति में चले आ रहे हैं। तो आज के इस डिजिटल युग में, जहां बच्चों को बहुत कम उम्र से स्क्रीन और बनावटी दुनिया का अनुभव मिल रहा है, क्या ये हमारे विकास के उन प्राकृतिक क्रमों, खासकर सामाजिक और भावनात्मक विकास को किसी तरह से प्रभावित कर रहा है या बदल रहा है? ये सोचने वाली